मुकेश के अतीत को खंगालने के बाद इंस्पेक्टर शेखर का शक जैसे यकीन में बदलने लगा था। वहीं मिताली मुकेश की बातों पर भरोसा करने को तैयार थी, लेकिन पुलिस का सर धड़ से अलग होने की गुत्थी उसकी भी समझ से परे था। मुकेश की सारी बातें सुनने के बाद मिताली मुकेश से कहती है कि आज उसके कॉलेज में फंक्शन है और वो चाहती है कि मुकेश वहां आए। मैं जरूर आऊंगा, मुकेश उससे वादा करता है। चलो अभी यहां से चलते हैं, मिताली उससे कहती है। मुकेश भी उसकी बात से सहमत है और अपने स्कूटर स्टार्ट करता है। मिताली पीछे बैठती है और स्कूटर की तारीफ में कहती है, बिल्कुल नई लग रही है। वैसे अच्छा हुआ पेंट करा लिया, कभी कभी कुछ नया करने से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। मुकेश मुस्कुराते हुए स्कूटर आगे बढ़ाता है कि तभी उसका फोन रिंग होने लगता है। मुकेश स्कूटर की रफ्तार धीरे करते हुए एक साइड में लगाता है और फोन निकालकर चेक करता है। फोन किसी अननोन नंबर से आ रहा था। मुकेश फोन रिसीव करते हुए कहता है, हेलो, कौन बोल रहा है? तभी दूसरी तरफ से कड़क आवाज में कोई सवाल करता है, मुकेश बोल रहा है। मुकेश थोड़ा हैरान परेशान होकर सहमी हुई आवाज में जवाब देते हुए कहता है, जी हाँ, मैं मुकेश बोल रहा हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरी किससे बात हो रही है? सब इंस्पेक्टर यादव। बहुत जल्दी भूल गया लगता है, सब इंस्पेक्टर यादव व्यंग कसते हुए कहता है। यह नाम सुनते ही मुकेश के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। उसकी हालत देख मिताली भी थोड़ी परेशान लगने लगती है और दबी हुई आवाज में पूछती है, कौन है? लेकिन इससे पहले कि मुकेश उसे जवाब दे, उसके फोन पर सब इंस्पेक्टर यादव की आवाज दोबारा आती है, हेलो, क्रिकेट खेल रहा है क्या? मुकेश मिताली को रुकने का इशारा करते हुए लाचारों की तरह फोन पर कहता है, नहीं सर, बस ड्राइव कर रहा हूं। क्या बात है सर? चल जरा थाने आ जा, कुछ काम है, सब इंस्पेक्टर यादव रौब से कहता है। आज? मुकेश डरा हुआ पूछता है, क्यों, आज वर्ल्ड कप लेने जा रहा है क्या? सब इंस्पेक्टर यादव वापस धौंस जमाते हुए कहता है, नहीं सर, मुकेश फिर डरी हुई आवाज में कहता है, और जरा जल्दी आ जा, हमें और भी काम है, सब इंस्पेक्टर यादव कहता है। मुकेश ओके सर कहता हुआ फोन रखता है। उसके डरे हुए चेहरे को देख मिताली उससे पूछती है, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? किसका फोन था? पुलिस वाले का। अभी वापस पुलिस स्टेशन बुलाया मुझे। पुलिस स्टेशन के नाम से मिताली भी घबरा जाती है। वो डरते हुए उससे पूछती है, कल रात किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं था? मिताली उससे सवाल करती है। मुकेश डरते हुए कहता है, पता नहीं, अब ये तो वहां जाने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन अगर उन्हें कोई भी शक हुआ तो इस बार वो मेरी एक नहीं सुनेंगे। तभी अचानक मिताली की नजर एक साधु बाबा पर पड़ती है। उस साधु का पूरा शरीर धूल मिट्टी से सना हुआ था। बाल और दाढ़ी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कभी कैंची या उस तरह नहीं चला हो। कुल मिलाकर एक डरावना दिखने वाला इंसान सामने खड़ा मिताली को घूरे जा रहा था। उसकी नजर बहुत ही भयानक और खौफनाक लग रही थी, लेकिन उसे देख मिताली के चेहरे पर डर नहीं बल्कि सिर्फ आश्चर्य छलक रहा था। मुकेश देखता है कि मिताली और वो कुरूप दिखने वाला साधु एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। ये देख जैसे वो एक पल के लिए अपनी परेशानी भूल सा जाता है और झुंझलाते हुए साधु बाबा से कहता है, बाबा क्या घूर रहे हो इधर? शोभा नहीं देता आपको ऐसा करना, चलो जाओ यहां से। मुकेश के इस अपमानजनक बर्ताव से साधु बाबा गुस्से में उसकी ओर देखता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। मिताली भी पलटकर मुकेश को हैरत से देखती और कहती है, यह क्या कर रहे हो तुम? कोई इस तरह बात करता है साधुओं से? इस तरह बाल और दाढ़ी बढ़ाने से कोई साधु नहीं हो जाता है। और कौन सा साधु इस तरह राह चलते लड़की को घूरने लग जाता है? मुकेश गुस्से में मिताली से पूछता है। तभी साधु बाबा जोर से गरजते हुए कहता है, मूर्ख कहीं का, क्यों अपनी बदकिस्मती को आवाज दे रहा है? ये सुनते ही मुकेश गुस्से में आ जाता है और फौरन पलटकर साधु बाबा को जवाब देते हुए कहता है, बदकिस्मती है इसलिए तेरी शक्ल नजर आ गई, लड़की को घूरना बंद कर, चल जा यहां से। ये सुनते ही मिताली गुस्से में चीखते हुए मुकेश से कहती है, बस अब एक और शब्द भी मत कहना, बिल्कुल चुप हो जाओ। मिताली के गुस्सों को देखते हुए मुकेश को थोड़ा अजीब सा लगता है और वो मिताली से पूछता है, ये तो मुझे कह रही हो? मैं इस बाबा को तुम्हें घूरने से मना कर रहा हूं और तुम मुझ पर चिल्ला रही हो? ये देख साधु बाबा जैसे थोड़ी राहत की सांस लेता है
मिताली गंभीर आवाज में मुकेश से कहती है, हाँ तुम्हें ही कह रही हूं क्योंकि तुमने इस साधु का अपमान किया है। मुकेश को मिताली का यह बर्ताव कुछ अजीब लगता है। मिताली वापस साधु बाबा से दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहती है, इसकी बात का बुरा मत मानिए बाबा, यह बस इसकी नादानी है। इसके इस नादानी के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। यह देख मुकेश काफी हैरान परेशान मिताली को देखता है, लेकिन बाबा के चेहरे पर संतुष्टि के भाव नजर आते हैं। मिताली ये क्या कर रही हो तुम? मुकेश आश्चर्य से पूछता है। मैं सही कर रही हूँ, मिताली उससे गंभीर आवाज में कहती है और साधु बाबा से फिर विनती करते हुए कहती है, इससे माफ कर दीजिए बाबा। साधु बाबा मिताली को घूरता हुआ उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगता है। ये देख मुकेश काफी गुस्से में नजर आता है, लेकिन साधु बाबा निडर होकर मिताली की तरफ आहिस्ता आहिस्ता अपना कदम बढ़ाया जाता है और मिताली निःशब्द दोनों हाथ जोड़े अपनी जगह खड़ी रहती है। तभी साधु बाबा उसके करीब आकर खड़ा हो जाता है। मिताली और साधु बाबा दोनों आमने सामने खड़े एक दूसरे की नजर में बिना पलक झपकाए कुछ देर देखते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे उस साधु बाबा ने अपने तंत्र विद्या से मिताली को अपने वश में कर लिया हो। वहीं मुकेश आश्चर्य से उन्हें देख रहा है। तभी अचानक साधु बाबा अपने दोनों हाथ जोड़कर मिताली के सामने अपना शीश झुका लेता है। उसके ऐसा करने से मिताली और मुकेश दोनों हैरान परेशान से दिखने लगते हैं। तभी साधु बाबा सर उठाकर मिताली के चेहरे को देखकर हंसने लगता है। उसके हंसने की आवाज बहुत तेज हो जाती है और वहां गूंजने लगती है। आखिर में वो साधु आहिस्ते आहिस्ते ही पलटकर वहां से आगे बढ़ जाता है और किसी रमता योगी की तरह अपनी धुन में चलने लग जाता है। मुकेश ने मिताली को इतना शांत और गंभीर इसके पहले आज तक नहीं देखा था। वो मिताली के कंधे पर हाथ रख उससे कहता है, मिताली ये क्या हो गया तुम्हें? मिताली लगता है जैसे किसी ख्याल से बाहर आकर उसकी तरफ पलटती है। मुकेश उसे देख वापस पूछता है, ये क्या हुआ तुम्हें? मुझे क्या हुआ? तुम्हें पता है इनका अपमान करके तुम अपनी मुसीबत और बढ़ा लोगे। मिताली उससे समझाते हुए कहती है, मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। मुकेश उससे कहता है, लेकिन मिताली उसकी बात से संतुष्ट नहीं होती और उससे कहती है, खैर अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। मुझे टेंशन इस बात की है कि पुलिस वालों ने तुम्हें फिर क्यों बुलाया है। अरे ये सोचकर मुझे भी बहुत टेंशन हो रहा है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल छोड़ देता हूँ, फिर वहां से पुलिस के पास चला जाऊंगा। मुकेश उससे कहता है, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत होता है और शायद इसलिए इस बुरे वक्त में मुकेश कुछ और पल मिताली के साथ गुजारना चाहता था। यह बात साफ साफ कहने में शायद न तो वो समर्थ था और न उसके पास वक्त था। तभी मिताली परेशान उससे कहती है कि पुलिस स्टेशन में कॉन्फिडेंस के साथ बात करे और अगर किसी ने उसे कल रात नहीं देखा है तो कोई जरूरत नहीं है कुछ बताने की। मुकेश अंदर से घबराया हुआ है, लेकिन फिर भी भरोसा दिलाता है कि वो बिल्कुल ऐसा ही करेगा और आज उसके कॉलेज के फंक्शन में भी आएगा। ऐसा कहकर मिताली से ज्यादा शायद वो अपने ही मन को दिलासा दे रहा था, लेकिन उसके ऐसा कहने से मिताली के चेहरे पे थोड़ी मुस्कान जरूर आ जाती है और वो मुकेश को गले लगा लेती है। लेकिन मुकेश के मन में क्या चल रहा था ये सिर्फ उसे ही पता था। खैर मुकेश मरता क्या ना करता वाली हालत में पुलिस स्टेशन आ ही जाता है। अपने स्कूटर पार करके डरते हुए अंदर आता है और इधर उधर देखता है। उसकी नजर शायद सब इंस्पेक्टर यादव या इंस्पेक्टर शेखर को ढूंढ रही थी। वहां बैठे कुछ पुलिसकर्मी लोगों को शिकायत लिखने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। अरे कहा ना कुछ नहीं करेगा, वो बस धमकी दे रहा है, कोई पुलिस वाला लिखाने आए हुए आदमी से कह रहा है। तभी मुकेश का फोन रिंग होने लगता है। वो फोन उठाकर देखता है, फोन उसी नंबर से आ रहा था जिससे पहले सब इंस्पेक्टर यादव ने उसे कॉल किया था। मुकेश फोन उठाकर जैसे ही कुछ कहने को होता है उसे आवाज आती है, कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? मैंने कहा ना मुझे और भी काम है। ये सब इंस्पेक्टर यादव की ही आवाज थी। मुकेश तुरंत उसके गुस्से को शांत करने की कोशिश में कहता है, सर मैं यहीं पुलिस स्टेशन में हूं, आप नजर नहीं आ रहे। शेखर साहब के केबिन में आ जा, सब इंस्पेक्टर यादव उससे कहता है। मुकेश फोन डिस्कनेक्ट करके इंस्पेक्टर शेखर के केबिन में अंदर जाता है। इंस्पेक्टर शेखर उसे कुछ देर घूरने के बाद बैठने का इशारा करता है। मुकेश चुपचाप उसके आदेश का पालन करते हुए बैठ जाता है। इंस्पेक्टर शेखर चाय के चुस्की लेते हुए उससे पूछता है, कल रात किधर था तू? इसी सवाल का डर मुकेश को अंदर ही अंदर खाया जा रहा था।
इंस्पेक्टर शेखर उसकी चुप्पी देख दूसरा सवाल करता है। 2 साल पहले क्रिकेट ग्राउंड में स्टंप लेकर किसी को जान से मारने की कोशिश की थी, हैं? इस सवाल से मुकेश और भी डर जाता है। उसकी बोलती बिल्कुल बंद है। इंस्पेक्टर शेखर अब गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है, पुलिस वालों को बेवकूफ समझता है। कोई भी कहानी सुना के चला जाएगा और हम ताली बजाते रहेंगे तेरी कहानी पर। नहीं सर, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? मुकेश कांपते हुए कहता है, तो चल सीधे सीधे जवाब दे मेरे सवाल का। कल रात तू कहां था और उस लड़के को जान से मारने की कोशिश क्यों की थी? इंस्पेक्टर शेखर चाय पीते हुए मुकेश से कहता है। मुकेश को सोचते हुए कहता है, सर कल रात तो मैं अपने घर में था। मुकेश का यह जवाब सुन इंस्पेक्टर शेखर और सब इंस्पेक्टर यादव दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। ये अपने घर में था। आगे आगे देखिए आज क्या कहानी सुनाता है। इंस्पेक्टर शेखर सब इंस्पेक्टर यादव से कहता है। सब इंस्पेक्टर यादव मुकेश को वार्न करते हुए कहता है, देख जितनी जल्दी सच बोलेगा फायदे में रहेगा। सर मैं सच कह रहा हूं, मुकेश फिर डरते हुए कहता है। तभी इंस्पेक्टर शेखर उसे उसके फोन की लोकेशन दिखाते हुए कहता है, ये देख खिलाड़ी, ये तेरे फोन का लोकेशन डिटेल है। इसमें साफ बता रहा है कि कल रात तेरे फोन का लोकेशन रोड नंबर 12 था, और वो भी उसी वक्त जब हमारे डिपार्टमेंट के आदमी का मुंडी उड़ाया गया था। तो सुनते ही मुकेश बहुत डर जाता है। उसके माथे और चेहरे पर पसीना आने लगता है। तभी सब इंस्पेक्टर यादव बीच में कहता है, सर उसके बाद इसने अपने स्कूटर को पूरा पेंट भी करा लिया है आज। मुकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या जवाब दे। तभी इंस्पेक्टर शेखर उससे रौबदार आवाज में पूछता है, क्यों पेंट कराया स्कूटर? सच बता दे, नहीं तो बहुत बुरा फंसेगा तू। मुकेश डरते हुए कहता है, सर मैं रोड नंबर 12 से अपने घर गया था और स्कूटर काफी पुराना हो गया था, इसलिए पेंट करा लिया। इतनी आसानी से नहीं बोलेगा, लॉकअप में डाल इसको। इंस्पेक्टर शेखर सब इंस्पेक्टर यादव को आदेश देते हुए कहता है। लॉकअप का नाम सुनते ही मुकेश बुरी तरह डर जाता है और उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। अब क्या मुकेश सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजारेगा? ये क्या वो पुलिस वालों के दबाव में खुद पर लगे जुर्म कबूल कर लेगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए रोड नंबर 12